आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स जून 2019 के पेपर के बारे में। तो इस पेपर में हम आज जो यूनिट लेने वाले हैं दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में से कौन कौन सी क्वेश्चंस बनकर आए थे उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज देख लेते हैं आज के सेशन में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहला जो हम टॉपिक लेंगे आज के सेशन में दैट इज गेम थ्योरी। सेकंड टॉपिक कंज्यूमर बिहेवियर। थर्ड टॉपिक जो हम लेंगे कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। आज हम 4 क्वेश्चंस आज के सेशन में इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर इस यूनिट का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट है इसका डिफिकल्टी लेवल जो रहा था इस एग्जाम में जून 2019 में दैट वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। और जो क्वेश्चंस हमारे सामने बनकर आए थे अराउंड 12 क्वेश्चंस इस यूनिट में से बनकर आए थे जिनका मार्क वेटेज था 24 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट इसका था मार्क वेटेज ओवरऑल सारे यूनिट्स में। तो अच्छा खासा मार्क्स 24 मार्क्स ये इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो यहाँ पर आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला क्वेश्चन जो जून 2019 में आया था आज के सेशन के। तो हम देखते हैं हमारे सामने सेशन में जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है दैट इज फ्रॉम गेम थ्योरी। गेम थ्योरी में ये क्वेश्चन जो बेस्ड है वो स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग पर बेस्ड है कि हम किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी चूज कर सकते हैं और हमें क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए स्ट्रेटेजी चूज करते टाइम। अब यहाँ पर देखिए which of the following methods of selecting a strategy is consistent with risk averting behavior। यहाँ पर गिवन मेथड्स में से कौन सा मेथड ज्यादा सुटेबल है या कौन सा मेथड हमें चूज करना चाहिए फॉर सिलेक्टिंग अ स्ट्रेटेजी कोई भी गेम स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन गिवन है इफ टू स्ट्रेटेजीज हैव सेम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मींस सेम रिटर्न। दो स्ट्रेटेजीज ए स्ट्रेटेजी एंड बी स्ट्रेटेजी, अगर ए और बी स्ट्रेटेजी दोनों में रिटर्न मुझे सेम होता है बट सिलेक्ट द वन विद स्मॉलर डेविएशन। अब यहाँ पर जिसका भी डेविएशन जिसमें वेरिएंस लोअर है मुझे उसको सिलेक्ट करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन इफ टू स्ट्रेटेजीज हैव द सेम स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों स्ट्रेटेजीज ए और बी स्ट्रेटेजी दोनों का सेम है सिलेक्ट द वन विथ स्मॉलर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जिसका रिटर्न कम है। Next, if two strategies have the same standard deviation, select the strategy with larger coefficient of variation. If two strategies have different expected profit, select the one with a larger standard deviation. ये 4 options मुझे given हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रैटेजी सिलेक्शन में मेथड यूज कौन सा होता है, कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं मीन वेरिएंस एनालिसिस। मीन वेरिएंस एनालिसिस में क्या होता है, यहाँ पर डेली और वीकली बेसिस पर हम स्ट्रेटेजीज चूज करते हैं। अब किस अकॉर्डिंग ये हम डिस्कस करते हैं। मीन वेरिएंस एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या कंसीडर करना है, रिटर्न को, हायर रिटर्न एंड लोअर रिस्क। हायर रिटर्न एंड लोअर रिस्क ये हम चूज करते हैं। बट जब यहाँ हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी चूज करने की तो यहाँ वेरिएंस और रिटर्न दो चीजें देखते हैं, वेरिएंस एंड रिटर्न। तो सबसे पहला हमें ये देखना है कि अगर दोनों में सेम रिटर्न आ रहा है और तो हम देखेंगे कि जिसमें वेरिएंस सबसे कम आता हो, जिसमें डेविएशन सबसे कम आता हो वो हम चूज करेंगे। मींस अगर ए स्ट्रेटेजी में और बी स्ट्रेटेजी में हमें इक्वल रिटर्न मिलता है तो अब मैं दोनों स्ट्रेटेजीज में ये आइडेंटिफाई करूंगा कि वेरिएशन के स्ट्रेटेजी में सबसे मिनिमम आता है, मैं उसी स्ट्रेटेजी को चूज करता हूं। दूसरा चीज, अगर दोनों में वेरिएशन सेम है, सपोज ए स्ट्रेटेजी एंड बी स्ट्रेटेजी दोनों में जो डेविएशन का अमाउंट है दैट इज सेम, दैट इज इक्वल, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हम रिटर्न को कंसीडर करते हैं। रिटर्न किसमें सबसे ज्यादा आता है, हायर रिटर्न वाले स्ट्रेटेजी को मैं चूज करता हूं। यहाँ पर हमने स्ट्रेटेजी सिलेक्शन के लिए सबसे इजी मेथड देखा मीन वेरिएंस एनालिसिस। अब यहाँ पर जो मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताई है, जो मैंने सोल्यूशन आपको बताया है, अब उस सोल्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास सुटेबल ऑप्शन कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन इफ टू स्ट्रेटेजीज हैव द सेम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, अगर दोनों का सेम रिटर्न है हमें चूज करना है लोअर वेरिएंस के साथ
स्ट्रैटेजी मींस लोअर वेरिएंस, लोअर डेविएशन या स्मॉलर डेविएशन के साथ स्ट्रैटेजी। तो हमारा जो सबसे सुटेबल आंसर इन चारों में से मैच करता है वो मैच करता है ऑप्शन ए। तो यहां पर स्ट्रेटेजी सिलेक्शन में जो मेथड हम यूज करेंगे दैट इज मीन वेरिएंस एनालिसिस, और उस मेथड में हम क्या करेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर ए और बी स्ट्रेटेजी हमें सेम रिटर्न देते हैं तो हम उन दोनों में से वो ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें कि वेरिएशन या डेविएशन सबसे लीस्ट होगा या स्मॉलर अमाउंट में होगा। तो यहां हमारा आंसर होता है ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो भी गेम थ्योरी टॉपिक से ही रिलेटेड था इसी यूनिट के। यहाँ पर हम देखें अंडर नॉन कोऑपरेटिव गेम्स इट इज, यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है। नॉन कोऑपरेटिव गेम्स के अकॉर्डिंग हमें कंडीशन बतानी है, विच कंडीशन इज मोस्ट सुटेबल, या कौन सी कंडीशन इसके साथ सही है। सबसे पहला, एसेंशियल टू अंडरस्टैंड वंस ओपोनेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत जरूरी हो जाता है क्या, ये ऑप्शंस है, बहुत जरूरी हो जाता है ए एंड बी, इन दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट पॉइंट ऑफ व्यू को समझना। नेक्स्ट, नॉट एसेंशियल टू अंडरस्टैंड वंस ओपोनेंट पॉइंट ऑफ व्यू, 2 ओपोनेंट्स हैं उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना जरूरी नहीं है। थर्ड, एसेंशियल है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना, एसेंशियल टू अंडरस्टैंड वंस ओपोनेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड डिड्यूस हिज लाइकली रिस्पॉन्सेज अकॉर्डिंगली, मींस उसके लाइकली रिस्पॉन्सेज तक पहुंचने के लिए एक दूसरे के ओपोनेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। एसेंशियल टू अंडरस्टैंड वंस ओपोनेंट लाइकली रिस्पॉन्सेज, यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आ रहा, यहाँ पर लाइकली रिस्पॉन्सेज को समझना बहुत जरूरी हो जाता है या जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अब इन चारों ऑप्शंस में से मोस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन सा है। नॉन कोऑपरेटिव गेम्स की अगर हम बात करें, हम 2 एग्जांपल्स दे सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, 2 कॉम्पिटिटिव फर्म्स है, ए कॉम्पिटिटिव फर्म एंड बी, ए फर्म और बी फर्म। अब ए फर्म और बी फर्म में आपस में कंपटीशन है। अब अगर ए फर्म को अपना कोई भी प्राइस डिसाइड करना है या डिटरमाइन करना है तो वो क्या करेगी, डायरेक्टली डिसाइड कर लेगी। बट अगर उसे बी फर्म का या दूसरी ओपोनेंट फर्म के बारे में आइडिया होगा कि वो प्राइस किस अकॉर्डिंग सेट करते हैं या कितना प्राइस सेट करते हैं या उनके प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का पता होगा, तो ऑब्वियसली हम उनके प्राइसिंग स्ट्रेटेजी या बाकी आगे क्या वो स्टेप्स लेने वाले हैं ये देख करके हम अपना अगला स्टेप चूज कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल अगर हम लेते हैं ऑक्शन का, ऑक्शन में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, बहुत सारे ऑक्शनियर्स बैठे होते हैं। अब अगर मुझे सामने वाले का या किसी और पर्सन का ऑक्शन का अमाउंट पता होगा, मुझे ही पता होगा वो कहां पर अपना बिड करने वाले, बिडिंग वैल्यू पता होगी, तो इट वुड बी कन्वीनियंट फॉर मी कि मैं अपना आगे का बिडिंग डिसाइड कर पाऊं। तो उनके रेस्पॉन्सेस भी जानना मेरे लिए इजी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इन 2 एग्जांपल्स के थ्रू अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो सबसे पहले मैं समरी में दोनों एग्जांपल्स का एक आपको क्रक्स बता देती हूँ, उसके बाद हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, आपके अगर 2 कॉम्पिटिटर्स हैं तो उनको एक दूसरे के बारे में जानना, अपने ओपोनेंट का सोच जानना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप लाइकली रिस्पॉन्सेज या रिजल्ट्स तक पहुंच पाए। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन एसेंशियल टू अंडरस्टैंड वंस ओपोनेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ये कुछ हद तक ये करेक्ट है। नॉट एसेंशियल टू अंडरस्टैंड वंस ओपोनेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप नहीं जान पाएंगे तो आप फिर उस कंपटीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एसेंशियल टू अंडरस्टैंड वंस ओपोनेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड टू डिड्यूस हिज लाइकली रिस्पॉन्सेज अकॉर्डिंगली, ऑफ कोर्स लाइकली रिस्पॉन्सेज तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है एक दूसरे के ओपोनेंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू को समझना। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। हम एक बार लास्ट 4th ऑप्शन रीड कर लेते हैं। एसेंशियल टू अंडरस्टैंड वंस ओपोनेंट लाइकली रिस्पॉन्सेज, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। तो हमने देखा कि थर्ड आंसर, अगर दोनों ओपोनेंट्स को एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू पता होंगे तो वहां पर लाइकली रिस्पॉन्सेज रिजल्ट्स तक पहुंचना ज्यादा इजी होगा। तो नॉन कोऑपरेटिव गेम्स में हम देखते हैं ऑप्शन 3, एसेंशियल टू अंडरस्टैंड वंस ओपोनेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड टू डिड्यूस हिज लाइकली रिस्पॉन्सेज अकॉर्डिंगली। ये ऑप्शन इसके साथ बिल्कुल सुटेबल है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट में हम देखते हैं, जून 2019 में बनकर आया था, वो अलग अलग टॉपिक्स पर, अलग अलग चीजों पर, बट कंज्यूमर बिहेवियर में से था। क्या था
यहाँ पर मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में क्वेश्चन हमारे सामने, जिसमें इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप, बजट लाइन, कंज्यूमर बिहेवियर, मींस हम टोटल ओवरऑल जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर बिहेवियर, इनसे रिलेटेड था। अब यहाँ पर जो हमारे सामने लिस्ट 1 में कुछ कॉम्बिनेशंस या कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, कुछ डेफिनेशंस गिवन है, फीचर्स गिवन है, एंड लिस्ट 2 में उनसे रिलेटेड हमारे सामने नेम्स गिवन है जिनसे हमें कोरिलेट करना है कि ये सुटेबल मैच कौन सा है। सबसे पहला अगर मैं देखूं, वेरियस कॉम्बिनेशंस दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज। अब यहां पर अगर मैं देखता हूं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस अ कंज्यूमर कैन परचेज, तो यहां पर ये कौन सा पॉइंट, कौन सी चीज हमें बताती है कैन परचेज। अगर मैं परचेज को ध्यान में रखता हूं तो परचेज से रिलेटेड है मेरी पॉकेट, मेरी इनकम, मेरी मनी। तो पॉकेट के हिसाब से, मैं अपनी इनकम के हिसाब से जो डिसाइड करता हूं वो होती है मेरी बजट, और बजट लाइन पर ही हम डिफरेंट कमोडिटीज, जो हमारी बजट लाइन होती है उसी पर, उस बजट लाइन पर ही हम अलग अलग डिफरेंट कमोडिटीज खरीद सकते हैं। तो ये हमारी बजट लाइन, तो बजट लाइन ही हमें बताती है अलग अलग कॉम्बिनेशंस दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज, नॉट वांट टू परचेज, चाहता नहीं है, वो खरीद सकता है उसकी पर्टिकुलर इनकम में, वो हमें बजट लाइन ही बताती है। तो इसका जो सुटेबल मैच है दैट इज बजट लाइन। नेक्स्ट हम आते हैं, वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज प्रोवाइडिंग इक्वल सेटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर। यहां पर अब देखिए, टू कमोडिटीज का कॉम्बिनेशन या टू कमोडिटीज जो हैं उनका कॉम्बिनेशन किसी भी कस्टमर को इक्वल, कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है, वो होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व अलग अलग बंडल सेट पर, अलग अलग पॉइंट्स पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। अगर हम सेम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं, सिंगल इंडिफरेंस कर्व पर, जो ये सिंगल आईसी कर्व है उस पर अगर मैं पॉइंट ए बी सी डी ई किसी भी पॉइंट पर चले जाऊं, मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये है इंडिफरेंस कर्व। तो यहां पर वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज प्रोवाइडिंग इक्वल सेटिस्फैक्शन ऑफ इक्वल सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर, तो ये आता है इंडिफरेंस कर्व में। नेक्स्ट, अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जब मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं, मींस 1 इंडिफरेंस कर्व, 2 इंडिफरेंस कर्व, 3 इंडिफरेंस कर्व, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। जब बहुत सारे या कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं, आईसी कर्व्स होते हैं, आईसी कर्व 1, आईसी कर्व 2, आईसी कर्व 3, तो ये हमारा कहलाता है इंडिफरेंस मैप। तो ये जो है अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये मैं मैच करता हूं इंडिफरेंस मैप से। नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ बजट लाइन ऑन एन इंडिफरेंस कर्व, जहां पर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों मैच कर जाते हैं, वो कमोडिटी मैं खरीदूंगा, वो कंज्यूमर परचेज करता है, वो बाय करता है। तो यहां पर वो टेंजेंसी को हम कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। तो वो क्या होता है हमारा, जब यहां पर ये मेरा बजट लाइन है और ये मेरा आईसी कर्व है, तो दिस इज द टेंजेंसी पॉइंट, इसको हम कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। तो अब हमारे सामने जो ऑप्शंस, जो आंसर्स हैं, सबसे पहला वेरियस कॉम्बिनेशंस दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज, बजट लाइन डिनोट करती है वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज प्रोवाइडिंग इक्वल सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर, दैट इज इंडिफरेंस कर्व, जो अलग अलग पॉइंट्स पर भी सेम सेटिस्फैक्शन देती है सिंगल इंडिफरेंस कर्व पर। अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जब बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व का कॉम्बिनेशन होता है, ग्रुप्स होता है, दैट इज इंडिफरेंस मैप। नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ बजट लाइन ऑन एन इंडिफरेंस कर्व, तो यहां पर टेंजेंसी पॉइंट हमने बता दिया, वो टेंजेंसी पॉइंट कहलाता है कंज्यूमर बिहेवियर। तो अब हमारे सामने ऑप्शंस यहां पर क्लियर हैं। ए ऑप्शन इज रिलेटेड विद पॉइंट 3, बी ऑप्शन इज रिलेटेड विद this indifference curve, and a set of indifference curve is related with first point, indifference map, point of tangency of a budget line,
D point is related with this consumer behavior. तो this was the answer. Thank you friends. नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का है वो था प्रोडक्शन फंक्शन पर बेस्ड। तो प्रोडक्शन फंक्शन में यहाँ पर कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पर बेस्ड, उसके फीचर्स पर बेस्ड इक्वेशन हमारे सामने गिवन है। इनमें से हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चूज करना है। तो सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? तो सबसे पहला, इट इज लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। Second, it is short period production function. It is based on increasing returns to scale. Output elasticities with respect to factors are constant, means constant returns. तो यहाँ पर अभी हमारे सामने चार ऑप्शंस गिवन है। सबसे पहले अगर हम कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर लें तो बहुत समरी में मैं आपको बता देती हूँ, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट है प्लस ये कांस्टेंट रिटर्न्स पर बेस्ड है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इन ऑप्शंस को हमारे फीचर्स के अकॉर्डिंग, जो हमने फीचर्स अभी डिस्कस किए उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर इट इज अ लॉन्ग रन प्रोडक्शन या लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, ऑफ कोर्स दिस इज करेक्ट। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इट इज शॉर्ट पीरियड नहीं हो सकता, रॉन्ग है क्योंकि लॉन्ग रन है। इट इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, नहीं, क्योंकि कॉन्स्टेंट फैक्टर्स जहां पर कांस्टेंट है उस पर बेस्ड है। तो ऑप्शन हमारा आउटपुट इलास्टिसिटीज विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर्स आर कांस्टेंट, तो ये हमारा ऑप्शन ठीक है। तो ए एंड डी ऑप्शन के साथ हम जाते हैं। यहाँ पर हमारे सामने कुछ करेक्ट ऑप्शंस कोड्स गिवन है, ऑप्शन ए एंड सी। ए इज करेक्ट बट सी इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी एंड सी, बी एंड सी बोथ आर नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए एंड डी, यस, ए लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट एंड कांस्टेंट रिटर्न, ये दोनों फीचर्स कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से मैच करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सी एंड डी, डी इज राइट कांस्टेंट रिटर्न, बट अगर वो कांस्टेंट है तो वो इंक्रीजिंग नहीं हो सकता। तो यहां पर ये दोनों ऑप्शंस एक साथ करेक्ट नहीं हो सकते। तो अगर हम देखते हैं तो एक साथ करेक्ट यहाँ पर सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं, लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, नेक्स्ट इज फैक्टर्स आर कांस्टेंट, जहां पर फैक्टर्स कांस्टेंट है। तो ये दो फैक्टर्स, दो पॉइंट्स अगर हम देखते हैं, दो ऑप्शंस ए एंड डी, ए ऑप्शन एंड डी ऑप्शन किसके साथ है? ऑप्शन 2। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 2। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन? इट इज अ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, आउटपुट इलास्टिसिटीज विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर्स आर कांस्टेंट, ये दोनों फीचर्स इसके हैं, ए एंड डी इज द आंसर। तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? आज के सेशन में हमने सबसे पहले देखा गेम थ्योरी, कि हमें स्ट्रैटेजी चूज करने के लिए क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। तो हमने ये देखा मीन वेरिएंस एनालिसिस जो मेथड है, मींस अगर दो स्ट्रैटेजीज का रिटर्न सेम हो तो लोएस्ट डेविएशन के साथ हम चाहते हैं वो स्ट्रैटेजी हम चूज करेंगे। अगर दो स्ट्रैटेजीज का डेविएशन सेम हो, वेरिएंस सेम हो, तो हम हाईएस्ट रिटर्न के साथ जाते हैं, जिसका भी होगा। सबसे पहला हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने देखा था नॉन कोऑपरेटिव गेम्स। दो ओपोनेंट्स नॉन कोऑपरेटिव गेम्स है, उनमें एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जानना जरूरी है, जिससे कि हम लाइकली रिस्पॉन्सेस तक पहुंच पाते हैं। थर्ड जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो क्वेश्चन रिलेटेड था इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप, बजट लाइन एंड कंज्यूमर बिहेवियर से। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस मैप क्या होता है, बजट लाइन क्या होती है और कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, ये चारों पॉइंट्स हमने मैच द फॉलोइंग उनसे रिलेटेड फीचर्स से मैच करके डिस्कस किया था। लास्ट टॉपिक जो हमने आज डिस्कस किया था वो था कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में हमने उसके फीचर्स के बारे में डिस्कस किया, जो भी सुटेबल फीचर्स का था। तो ऑप्शन में हमें जो सुटेबल फीचर्स गिवन थे वो थे लॉन्ग रन एंड कांस्टेंट रिटर्न, ये दो फीचर्स हमें गिवन थे जो कि हमने चूज किए थे आंसर ऑप्शन में। तो यहाँ पर हमने ये चार टॉपिक्स आज डिस्कस किए हैं। समरी में मैं आपको फिर से बता देती हूँ। फर्स्ट टॉपिक हमने गेम थ्योरी से लिया था, जो इसके की दो क्वेश्चन थे, सिलेक्टिंग स्ट्रेटेजी एंड नॉन कोऑपरेटिव गेम्स। थर्ड जो था वो कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड था, जहां पर हमने अलग अलग चीजें बजट लाइन, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप, ये सारे चीजें स्टडी किए, सारे चीजें डिस्कस किए। लास्ट जो था वो प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड था, जहां पर हमने कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के फीचर्स स्टडी किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।